दिल्ली में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद विपक्षी खेमे की जमीन खिसक गई है। सबसे बड़े संकट में इस समय आम आदमी पार्टी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो दिल्ली में शून्य वाली हार से उबर नहीं पा रही है। ऊपर से विपक्षी गठबंधन के साथी भी खुलकर कांग्रेस को कोसने में जुट गए हैं। यानी कांग्रेस को पहले जनता ने नकारा और अब उन्हीं का गठबंधन में शामिल पार्टियां भी कांग्रेस से कन्नी काटती हुई दिख रही हैं और उन्हें कोस रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन अरविंद केजरीवाल के दम पर विपक्ष दिल्ली में बीजेपी को हराने का सपना देख रहा था, वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब कौन सी रणनीति अपनाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। एक तरफ बीजेपी की दिल्ली में ताजपोशी की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि पहले ही विधानसभा सत्र में शीश महल और शराब घोटाले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं सीवीसी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे सिक्स फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्च की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। चीफ विजिलेंस कमीशन ने जो किया, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं कि इसको 8 एकड़ में बनाया गया। बताइए यार, ये इंसान कैसा इंसान था? इतना फ्रॉड और इतना बेईमान था। खुले कपड़े पहनकर कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूं। अगर उस 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहां कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहां सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर डिजिटल फ्रॉड का आरोप लगा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट बना लिया। माननीय उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है या हम कहेंगे अपहरण किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। और इस सियासत के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच भी जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई है। अलायंस में लीडरशिप, ये जॉइंट लीडरशिप है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं और ये सारे लोग इंडिया अलायंस की लीडरशिप है, कोई एक नेता नहीं है। शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है और रीजनल चुनाव में वो लागू नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हार पर हार वाली मुसीबत से निपटने के लिए विपक्ष को कोई फॉर्मूला मिल पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। ऋतुराज झा हैं, फॉर्मर एमएलए हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है।
वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। मैं रुक करता हूं, लेकिन विवेक इन मुझे बताइए, ये इंडिया अलायंस कमाल का अलायंस है। पंजाब के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में आम आदमी पार्टी के, ये बड़ा खूबसूरत अलायंस है। आपको मैं पहले से नहीं, मैं आपको हमेशा भविष्यवाणी पहले करता हूं, नॉर्मली सही होती है। बिहार के कभी अंदर सही नहीं हुई, होने जा रहे हैं, कभी सही नहीं हुई, इंडिया अलायंस कभी सही नहीं हुई। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको। नहीं, मैं देखिए मैं बिल्कुल आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कभी सही नहीं हुई। आपने बोला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप हार गए। उसके बाद आपने बोला हरियाणा के अंदर देखिए बीजेपी की 20 सीटें नहीं आएगी थी, आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। महाराष्ट्र के अंदर आपने बोला था अलायंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अलायंस में सरफटा हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पर। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे 4 दिन पहले, मानता हूं आपकी बात, लेकिन हम क्या मानेंगे? आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा, आपको बिहार में इंडिया अलायंस खड़ा दिखेगा। अरे छोड़िए, अच्छी सीटों के साथ सब लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। नहीं, मिलके तो लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, मिलकर पंजाब में लड़ रहे हैं। भाई कुछ राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, केरल में भी लड़ते हैं, मैंने पहले जायज है सरकार गिराना आम आदमी पार्टी की, उधर चुनी हुई, हाँ चुनी हुई सरकार गिराना जायज है आम आदमी पार्टी की। 30 विधायक को संपर्क में लेकर नहीं, क्यों है 30 विधायक संपर्क में? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चीजें कर रही हैं, समीकरण है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक तालमेल जो बनाना चाहिए था, जो लोकसभा में बना था, चाहे सीटें ना आई हो, नहीं बना, और इसकी वजह से हमारे अलायंस को भी और सभी को एक तरीके से धक्का जरूर लगा। सुधांशु त्रिवेदी तो कोई को गुरेज नहीं कर रहा। सुधांशु त्रिवेदी, तालमेल दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। नहीं, ये तालमेल में घालमेल ज्यादा है और इनकी स्थिति ये है कि जैसे अभी देखिए विवेक जी ने कहा, अपने राज्य केरल में लड़ रहे हैं ये एक दूसरे से, अब ये यहां पे आम आदमी पार्टी और एक दूसरे से लड़े। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, कांग्रेस की वहां उनकी सरकार गिराने में लगी हुई है, उसके बाद भी कहते हैं इंडिया अलायंस एक साथ है। तो भाई इसलिए आपके ऊपर तो वो पंक्ति लागू होती है विवेक जी, इस इंडिया अलायंस के ऊपर, इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। तो अब आपका झूठ जो है वो पूरी सच्चाई के साथ देश के सामने बिल्कुल सामने आ चुका है। मुझे लगता है व्यक्तिगत स्वार्थ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, यानी सत्ता का लोभ और मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से बना हुआ यह गठबंधन अपनी स्वाभाविक परिणति की तरफ आगे बढ़ रहा है। जवाब ऋतुराज जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए कौन तोड़ रहा है? जो पार्टी कह रही है कि 30 एमएलए जो है, कौन सी पार्टी है पंजाब में हमारे संपर्क में है। सुन तो लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि 30 एमएलए हमारे संपर्क में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा ने किस पार्टी के एमएलए को तोड़ के सरकार बनाया है? किसके एमएलए सबसे पहले बिकने के लिए तैयार रहते हैं, टूटने के लिए तैयार रहते हैं? इतिहास गवाह है, जिन लोगों से अपने एमएलए संभलते नहीं है, बड़े आए दूसरे के एमएलए को संपर्क करने वाले। अरे अपने लोगों को संपर्क करो, शायद टूटने से और बिकने से बच जाएंगे। हो सकता है कर्नाटक की सरकार चल जाए, हो सकता है तेलंगाना की सरकार चल जाए, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार चल जाए। आपको मैं बता दूं कि पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को दिया है। 93 विधायक हैं। आपको पता है टूट का मतलब क्या है? कम से कम 66 विधायक टूटेंगे तब टूट माना जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है, एक मैंडेट दिया है, जनता का काम करने के लिए दिया है। जब हमें पंजाब की सरकार मिली थी 3.5 लाख करोड़ को विराम दीजिए था। प्लीज, ऋतुराज जी ने कहा कि पूरे देश में सबको पता है कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि इस देश में एक ही मुख्यमंत्री हुआ था। जब केजरीवाल जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? कोई भी तुमसे पैसा मांगे तो मना मत करना, रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देना और उसके बाद हम पूरा इलाज कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को फोन आया, रिकॉर्डिंग की कि नहीं की?
या ये टोटल वही झूठ का कारोबार है, जैसे कि तो वो जमुना के पानी में झाग ही दिख रहा था, साबुन तो था नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ना, या आपके सीएम का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो ऑन रिकॉर्ड ये कहे कि जो टेक्निकली किसी की आवाज रिकॉर्ड कर लेना इलीगल है, पुलिस कर सकती है और एजेंसीज कर सकती हैं, पर वो कहे कि कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं, आवाज रिकॉर्ड तो छोड़िए, वो ये नहीं बता रहे हैं किसका फोन आया था और किस नंबर से फोन आया था। देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध हैं। यदि किसी ने रिश्वत ऑफर की तो आम आदमी पार्टी के लोगों का तो पुनीत कर्तव्य होना चाहिए था, तुरंत जाके एफआईआर कराते। जैसे किसी को धमकी आती, सिक्योरिटी लेनी हो, तब तो फट से इस नंबर से मेरे पास फोन आया है, तुरंत जाके थाने में बताते हैं। तो इन्हें बताना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने संपर्क किया अथवा अमुक नंबर से फोन आया जिसमें ऐसी बात आई। अगर है तो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर नहीं ला रहे हैं तो 7 मिनट के अंदर उस बैठक में क्या हुआ है सबको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये झूठ का जो गुब्बारा है। ओके, 7 मिनट की बैठक। ओके, इतने लोगों को बुला के 7 मिनट की बैठक हुई, आधे घंटे में निपटारा करके आगे भेज दिया गया, और ये 15 करोड़ फांस बन गया है। क्योंकि एसीबी सूत्र कह रहे हैं कि फोन, बल्कि आपके व्यक्ति ने जो नंबर दिया है उस पे फोन हुआ है, आउटगोइंग कॉल है वो, इनकमिंग कॉल नहीं है, आउटगोइंग कॉल है वो। क्या ये सत्य है बात, या क्या वो आउटगोइंग कॉल है? 15 करोड़ रुपए के लिए आपका विधायक कैंडिडेट फोन कर रहा है किसी को? आप तो कह रहे थे कॉल आया था। अमीश जी, विधायक नहीं, विधायक कैंडिडेट भाई, एमएलए कैंडिडेट, वो चुनाव हार गए जिनकी बात हो रही है। सुन लीजिए, दो मिनट सुन लीजिए। वो चुनाव हारे नहीं है, चुनाव जीते हैं। जिन्होंने ये सबूत दिया है, जिन्होंने नंबर दिया है, उनका नाम मुकेश अहलावत है, जो कि अरे मैं 15 विधायकों, मैं 15 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिनका आप बात बोल रहे थे, मैं 15 की बात कर रहा हूं। सुनिए। अरे जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, करिए जांच। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो मुकेश अहलावत ने आउटगोइंग कॉल, उन्होंने खुद फोन किया था ना, मुकेश अहलावत ने खुद फोन किया था सर। सुन लीजिए ना, नहीं, मैं पूछ रहा हूं ऋतुराज आंसर माय क्वेश्चन। मुकेश अहलावत ने खुद फोन किया था। करप्शन उन्होंने सबूत दिया है, उसकी जांच एजेंसी करेगी, जांच करके कोर्ट में पेश करेगी। अब उन्होंने नंबर दिया ना, उन्होंने टाइम बताया, नंबर बताया, उसकी जांच रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है ना। उन्होंने जांच के लिए, उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, उन्होंने ट्विटर पे डाला, इस नंबर से फोन आया, इतने बजे आया। एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करनी चाहिए, उसको कंक्लूजन तक जाना चाहिए। देश भर के अंदर में जितने भी ऑपरेशन लोटस के हो रहा है, सबका होना चाहिए। और रही बात आपकी कपूरथला हाउस में आधे घंटे की मीटिंग क्यों हुई, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जितने भी विधायक जीते दिल्ली के अंदर में, सबकी बैठक हुई। उसके बाद जितने भी प्रत्याशी जो हारे, उनकी भी बैठक हुई। पंजाब के सभी विधायकों को पिछले 3 दिनों से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी एक विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सबसे बातचीत करी, नोट तैयार किया, सबके ग्रीवियंसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है। अरे पर एक बात बताइए, 92 लोग मिलने के लिए आए, एक लॉजिकल बात बोलता हूं, नहीं 92 लोग मिलने के लिए आए, 92 लोग मिलने के लिए आए, जिसमें कई मंत्री थे, सीएम थे, आपकी पार्टी के कन्वीनर थे। मुलाकात आप ऑफिशियली कह रहे हैं आधे घंटे की हुई, ठीक है। बीजेपी कह रही है ये 7 से 9 मिनट की मुलाकात थी, कांग्रेस तो कह रही है कि 5 मिनट में ही वहां पर बहुत गड़बड़ होनी शुरू हो गई। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 30 मिनट पे सबकी बात हो गई, जो इंटरेक्शन था वो 30 मिनट का था। मुझे पूरी बात तो, मैं तो आपको सर, आप पूरी बात कह रहे हो, मैं आपको 2.5 मिनट सुना मैंने आपको, आप बोलिए 30 सेकंड। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जिनका नाम है संदीप पाठक जी, उन्होंने हर विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे 1 to 1 बात करके सबकी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया, जिसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एड्रेस किया। और आधे घंटे के अंदर में अगर सारी चीजों का एड्रेस कर लिया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और रही बात, पंजाब से सभी लीडर आए अपने नेता से मिलने के लिए। मैं जवाब सुन लेता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी भाई, चन्नी पूरे एक सेकंड अमीश जी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी जब पूरे कैबिनेट को लेकर सोनिया गांधी जी के दरबार में आते थे, राहुल जी के दरबार में आते थे, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। हमारे पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, आपकी पार्टी के नेता, उनको अधिकार है, सवाल इस पे नहीं है, सवाल टाइमिंग को लेकर है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। पहली बात ये
कि इन्होंने कैसे बोला कि सोनिया जी और राहुल जी से मिलने लोग आते थे, चन्नी जी जब आते थे तो कोई नहीं बोलता था। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। ये आम आदमी की बात करने वाली पार्टी कैसे जस्टिफाई कर रही है कि किस ढंग का हाई कमांड कल्चर होता था। यानी प्रथम परिवार के लोग कहते थे आओ भाई सलाम मारने के लिए आओ हमारे दरबार में, और पूरी सरकार आ जाती थी। अब मैं टेक्निकल बात का जवाब देता हूं। साहब आपने कहा कि दुर्गेश पाठक जी ने ऑनलाइन सबसे मीटिंग करके ये किया, तो ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं की अगर 30 मिनट की करनी थी? और अगर 125 लोग थे और 30 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 1800 सेकंड हुए। अगर 125 लोगों को एक एक बात करने का समय दिया जाए तो तकरीबन 10 सेकंड एक व्यक्ति को मिले। मतलब 10 सेकंड में तो सिर्फ वो ये कह पाएगा कि माननीय केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। 10 सेकंड खत्म हो गए। मेरे भाई, अगर केवल उनको सुनाना ही था जो आपने कहा रिपोर्ट, तो ऑनलाइन हो सकता था। ये पढ़े लिखे आईआईटी के ग्रेजुएट मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन की बजाय उन्हें बुलाया क्यों? और बुलाया तो उनको सुना क्यों नहीं? और सुना तो नहीं तो सिर्फ सुनाया क्यों? और सुनाया भी इतना कम क्यों? मुझे लगता है इतनी आसानी से बात हजम नहीं होने वाली है। बात राज तो कोई गहरा है, और ऋतुराज जी जो बोल नहीं पा रहे हैं, पर उनकी आंखें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ बहुत गहरा राज है। क्योंकि वो पार्टी जो दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बताती, मुझे ये पता है जी, मुझे वो पता है जी, वो फलाना आने वाला है पार्टी के अंदर, फला मुख्यमंत्री बनने वाला है, फला प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो ये नहीं बता पा रही है कि अंदर बात क्या हुई है उनके मुख्यमंत्री और बीजेपी कह रही है तथा कथित असली मुख्यमंत्री जो होने वाले थे, जिनको कि नकली मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है, उनके बीच में क्या हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो बताया नहीं जा सकता। कांग्रेस कह रही है कि बहुत कुछ हुआ है, 5 मिनट में बहुत कुछ हुआ है। बीजेपी कह रही है कि 7 एमएलए ने आम आदमी पार्टी से यानी अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा की शिकायत की है कि उनकी सुरक्षा हटनी चाहिए। मुझे अमित जी एक बात बताइए, एक राज्य खास करके पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट, उसके अंदर में पंजाब की जो पुलिस है डीजीपी के नेतृत्व में इस बात को आकलन करती है कि किस व्यक्ति की क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से वो लोग तय करते हैं कि किसको क्या सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें किसी XYZ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राघव चड्ढा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मान लो उनका इनपुट है, वो सरकार में कुछ इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लो वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि वहां की इंटेलिजेंस, वहां की विजिलेंस, वहां की पुलिस को लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सिक्योरिटी दी गई है। हर व्यक्ति को दी गई है, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे किसी भी दल के हो, सबको सिक्योरिटी दी गई है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर सिक्योरिटी थ्रेट। उसका असेसमेंट तो पंजाब की पुलिस करती है, उसमें किसी पॉलिटिकल एंगल को डालने की क्या जरूरत है? नहीं, पॉलिटिकल एंगल हम नहीं डाल रहे, ये तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही पॉलिटिकल एंगल डाला हुआ है। उन्होंने बोला था हम कोई वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अब इससे ज्यादा वीवीआईपी कल्चर क्या होगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। सवाल मैं नहीं खड़े कर रहा, बीजेपी खड़ी कर रही है, कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। पॉइंट ये है, मतलब यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। नाउ आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन इज सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर। आप कह रहे हैं कि क्या हर्ज है? यही बात तो कहती थी कांग्रेस, यही बात तो कहती थी कांग्रेस की सिक्योरिटी की कई बार जरूरत होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर्मर सीएम, एक दलित फॉर्मर सीएम चन्नी को जेड सिक्योरिटी की आवश्यकता है और राघव चड्ढा को Z+ की आवश्यकता है। यू आर सपोर्टिंग वीआईपी कल्चर, और इसी दिल्ली के अंदर आपको इसी वीआईपी कल्चर में हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की जनता क्या आपको लगता है माफ करेगी इन सब चीजों को? ये सवाल है जो कौन देंगे आम आदमी पार्टी के लिए? अरे जवाब तो देने दो, आप बोले जा रहे हो। आप, मैं कह रहा हूं कि पंजाब इज ए वेरी सेंसिटिव स्टेट, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पंजाब के अंदर में सिक्योरिटी क्राइसिस का क्या इतिहास रहा है आप अच्छे से जानते हैं। वहां की पुलिस, वहां की विजिलेंस, वहां की इंटेलिजेंस इस बात को तय करती है कि किस आदमी का क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। 200 पुलिस वाले दीजिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं जो बीजेपी और कांग्रेस उठा रही है। ओके, मैं फिर आता हूं मीटिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर आता हूं, मैं मीटिंग के ऊपर आता हूं। ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मीटिंग पर आता हूं। ओके, क्या सिक्योरिटी थ्रेट के आकलन अमित देवगन करेंगे या वहां की पुलिस करेगी? ओके, दुष्यंत नागर भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, यू आर आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। अमित जी, एक सेकंड दुष्यंत जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। दुष्यंत जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। सुधांशु 30 सेकंड बोल लें, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, आप और अनुराग। देखिए, जो बात ऋतुराज जी ने कही, पहली बात मैं कहूं कि सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर हम किसी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु यह सिक्योरिटी की जो बात होती है वो इंटेलिजेंस इनपुट के बेस के ऊपर होती है।
तो अगर वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, पहली बात ऋतुराज झा जी ने जो कुछ बोला उससे ये साफ हो गया कि केजरीवाल जी 10 साल पहले बोलते थे वो झूठ का कारोबार करते थे। ये मैं बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करता हूं। हर मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी की जरूरत है और पंजाब जैसे स्टेट को बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है। क्यों ये झूठ बोलते थे उस जमाने में, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। कोई सीएम 2 कमरे के फ्लैट से काम नहीं अरविंद जी को छोड़िए, यहाँ तो सांसद भी सिक्योरिटी ले रहे हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल यहां पे मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर एक मिनट मैं पूरी बात 100-150 पुलिस वाले, और इन्होंने जो कहा कि पंजाब में जो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मैं ऋतुराज जी से पूछना चाहता हूं कि भगवंत मान का कैवेलकेड कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है लगभग, तो इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट 2 गुनी बढ़ गई ना अमरिंदर सिंह के जमाने से। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर हुए हमले से लेके सबको समझ में आ रहा सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है। तो इसीलिए अगर इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है किसी को, चाहे केजरीवाल जी को या राघव चड्ढा को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो इनपुट दिया होगा ना। और अगर नहीं है तो आप कम से कम ये बोल सकते हैं आपको किससे थ्रेट है। जैसे हम कहते हैं हमारे नेताओं को अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से थ्रेट है, जिहादी टेररिस्टों से थ्रेट है, नक्सलियों से थ्रेट है, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है उनसे थ्रेट है। आपको किससे थ्रेट है बताइए तो? भटके नौजवानों से थ्रेट है, या टुकड़े टुकड़े कहने वाले उन लोगों से थ्रेट है, या जिनको आप अपने लोग कहते हैं जो नक्सलियों का समर्थन, किससे थ्रेट है ये भी तो बोलिए। और उसका क्या आपने सेंट्रल आईबी को कोई इनपुट दिया है? क्योंकि वो तो सांसद हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, देश के अन्य भागों में भी जाते हैं, तो उनकी कंसर्न व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति ना करके ईमानदारी से बताइए, और आज बताइए कि इतने लोगों को दिल्ली में सिक्योरिटी की जरूरत कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में नहीं थी, आपकी सरकार के जमाने में सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बढ़ गया? दुष्यंत नागर वेट कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, फिर आप ऋतुराज जी अकेले जवाब दीजिएगा। दुष्यंत नागर जी 40 सेकंड। दुष्यंत नागर ऑन स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट। I'll give you a chance ऋतुराज जी, मेरा फेयर जॉब मिलती है। दुष्यंत नागर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दुष्यंत नागर और अनुराग। ओके दुष्यंत नागर, जस्ट 1 मिनट, लेट मी रिप्लाई। वेट ऋतुराज जी, दुष्यंत नागर बोलिए। चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित समाज से जीते हुए, जनता के द्वारा चुने हुए बड़े नेता हैं देश के। उनकी सिक्योरिटी थ्रेट कहीं कम नहीं है राघव चड्ढा जी से। मेरी राघव चड्ढा जी के प्रति पूरी सहानुभूति है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, लेकिन चन्नी जी की उनसे ज्यादा है। चन्नी जी की सिक्योरिटी कम क्यों है? और जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, मूसेवाला साहब को मार दिया गया। कब मारा गया? जब उनकी सिक्योरिटी कम की गई। तो आम आदमी पार्टी क्या है, उनको सिर्फ अपने अपने दिखते हैं, देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, और बिना विचारधारा के कोई राजनीतिक दल नहीं चलता मेरे मित्र। और मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा जो शो है वो पूरा इंडिया अलायंस के ऊपर चल रहा है, और आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी अलग थलग हुई है। उसकी क्या कारण है? गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का 2017 में 43% वोट शेयर था। इन्होंने जाके वहां कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया, 25% वोट शेयर कांग्रेस का कम कर दिया इन्होंने। ये जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को चुनाव हराने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाए। चुनी हुई कहां की नैतिकता है? ये कौन सा गठबंधन धर्म है? विधायक आपके संपर्क में गुजरात में इन्होंने जाके बात है। क्या अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कोई लोकतांत्रिक वैल्यू है? क्या बात कर रहे हैं? यादव जी इनको छोड़ के चले गए, अपना कुमार विश्वास इनको छोड़ के चले गए, प्रशांत भूषण और उनके पूज्य पिताजी कितने पुराने समाजवादी हैं, वो इनको छोड़ के चले गए, किरण बेदी जी इनको छोड़ के चली गई। अगर इनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य होते तो वो लोग नहीं जाते। मुझे अमीर जी बस छोटा सा रिप्लाई करना है कि देखिए, स्टेट वाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिचुएशन अलग अलग है। हम लोग दिल्ली में, मैं खुद 10 साल विधायक रहा हूं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही है। दिल्ली के अंदर में एक बार 67 विधायक रहे, एक बार 62 विधायक रहे, हमने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कुछ नहीं। तो अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ऐसे ही पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वहां पर थ्रेट अलग किस्म का है, और उसकी एनालिसिस आगे की बात करिए। इंटेलिजेंस करती है, विजिलेंस करती है, कांग्रेस को निपटाना चाहती है, कांग्रेस आपको निपटाना चाहती है। जिस विचार से हम लोग आए थे उसी विचार से आज भी है। अनुराग उधरिया, कमाल की बात करो, वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में कहो, मैं नेताओं के नाम गिना दूं, कौन सा खतरा है जो लेके AK-47 घूम रहे हैं बीजेपी के नेता? बताइए आप, क्या खतरा है भाई? पूरा वीआईपी कल्चर आपने पूरा कुंभ में वीआईपी कल्चर बना रखा है। कुंभ में जो नेता जाते हैं पूरा वीआईपी कल्चर है। आपके यहाँ मंत्री देखो सब यहाँ सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। किस बात की सिक्योरिटी भाई? जनता का पैसा क्यों लुटा रहे हैं आप? ये जनता का पैसा है ना, जनता के पैसे से आपके लोग सिक्योरिटी लेते, क्यों लेते भाई? क्या खतरा? अगर आपको किसी को खतरा है तो हमें खतरा नहीं है क्या?
अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खतरा है तो हम लोग को भी खतरा है ना। हम जनता के बीच में रह सकते हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी लेके आप लोग चलते हो। तो इसलिए वीआईपी कल्चर अगर किसी ने जन्म दिया इस देश के अंदर में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जिसको चाहे उसको Z+, Y+, पता नहीं क्या क्या प्लस दे देते हो फट से। बीजेपी में आए नहीं कि Y+ हो गए। लेकिन कमाल की एनडीए बात कह रहा है कि कर रहे हैं आप। एनडीए कह रहा है, सिर्फ बीजेपी नहीं करी, एनडीए कह रहा है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ओके, मैं विषय पर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए को क्यों लगता है, देखो श्रीकांत शिंदे तो एनडीए का पार्ट है, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। एक सेकेंड सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकेंड। नहीं, एक जवाब दे दूं। देन अनुराग, आई विल कम टू यू, यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड का जवाब है। ओके ठीक है, एक सेकंड बोल लीजिए आप अनुराग। बोलिए। देखिए, मैंने कहा कि एनडीए कह रही हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी वो लोग हैं, सनातन विरोधी वो लोग हैं जिनकी नाकामी की वजह से हमारे सनातनों की मौत हो गई, श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कौन हुआ सनातनी विरोधी? मतलब आप झूठ और अनर्गल बातें फैलाते हैं, इसलिए आपको हिंदू विरोधी कह रही है एनडीए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। देखिए, मैं सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर दोनों के ऊपर बात बोलना चाहता हूं। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है। एक तो पहली बात, जरूरी नहीं कि उसका एमएलए एमपी होना ही इंपॉर्टेंट है। नॉन एमएलए नॉन एमपी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। अशोक सिंघल जी की डेथ हो गई, अशोक सिंघल जी को जेड सिक्योरिटी थी ना, वो एमएलए थे ना एमपी थे, बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद। आज भी हमारे अडवाणी जी को वो एमपी नहीं है, इसके बावजूद उनको जरूरत है, इसलिए पहली बात। दूसरा, मगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी और इन्होंने 100 से अधिक लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? आपने उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि इन सब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई है। यानी आपने सीधे, एक तरफ आप कह रहे हैं पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से, आपने टेररिस्टों को टारगेट दे दिया, हर व्यक्ति को बता दिया कि इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस ये है। ठीक है, ये होती है राजनीति। और फिर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे। अब भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। हिंदू सनातन विरोधी की बात पे जानते हैं क्या किया? अभी तो कुछ दिन पहले तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ थोड़ी आ रही है, ये लोग केवल व्यर्थ की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अब तो इतनी भीड़ दिख रही है कि ड्रोन से वो कवर नहीं की जा सकती है। सैटेलाइट से देखिए आपको तो पता चलेगा कि बनारस से इलाहाबाद प्रयाग आने वाली सड़क, चित्रकूट करवी जौनपुर मिर्जापुर से आने वाली सड़क, लखनऊ से आने वाली सड़क, उस पर कितना जाम दिख रहा। तब आपको नहीं दिख रहा है कि लोग वास्तविकता में आ रहे हैं कि ये दिखाई हुई संख्या। और अगर अखिलेश जी ने आज ये बोला है कि आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जमीन पे नहीं है, तो ये वो लोग हैं, जाके दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, जिस दिन चंद्रयान उतरा था चांद के अछूते कोने पर, तो अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया था? चांद मुबारक मेरे भाई। चंद्रयान, भारत के इसरो ने, ना इसरो का नाम ना भारत का नाम, चांद मुबारक, जैसे कोई ईद मुबारक दे रहे हो। यानी यह दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है और चंद्रयान जैसी उपलब्धि में भी अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अन्यथा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के इसरो की इस बधाई में ठीक है, ओके, चांद मुबारक शब्द का क्या रिलेवेंस? अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो, जो उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। आपके अंदर जो नफरत का जहर भरा हुआ है, हर जगह आप हिंदू मुस्लिम जो खोजते रहते हो, ये आपकी मानसिकता में है। मानसिकता में ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ की बात है, हिंदुस्तान की एकता के लिए तकलीफ की बात है। जो नफरत लेके आप चलते हो, हर बात में धर्म के पीछे छिपने की कोशिश करते हो। हमने कहा कि श्रद्धालु परेशान है, वो 24-24 घंटे रास्ते में रुके हुए हैं, उन पर रहने के खाने की जगह नहीं है, वो परेशान है, कैसे पानी पिएंगे, कहां शौचालय जाएंगे। हमने ये इस तकलीफ की बात की है। वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो तकलीफ में है। मुझे दर्द है, आपको दर्द नहीं है। आप सिर्फ भीड़ दिखाना चाहते हैं, हम उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी बात तकलीफ ना हो जाए। वही हुआ, हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई। आपने क्या किया? 17 घंटे आपको लग गए बताने में कि हमारे कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह सवाल है मेरा। सवाल यह है, जब लोग सब लोग फंसे हुए हैं, समाज का हर वर्ग, चाहे किसी धर्म जाति का हो, सबकी मदद करने में लगा है। किसी ने कुछ नहीं देखा किस जाति का है, किस धर्म का है। सभी लोग उन श्रद्धालुओं की जो रास्ते में अटके हुए हैं, उनकी सबकी मदद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। आप हिंदुस्तान की बात करते करते एक तबके की बात करने में आप हिंदुस्तान को बांटने की बात करने में, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बीजेपी और शिवसेना एक ही वाक्य बोल रही हैं कि हिंदू विरोधी हैं ये लोग, दे आर एंटी हिंदूज। देखिए, मैं बता रहा हूं, पहली बात मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके दर्शक जाके चेक कर ले, मैंने अपने पिछले पूरे वक्तव्य में कहीं हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। अचानक आपके मुंह से हिंदू मुस्लिम क्यों आ गया?
कि जैसे कहा जाता ना कि अगर पैरेट को कोई चीज रटाई गई हो तो वो फट से आके बोलने लगता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बोला एक बात पे आपका समर्थन करता हूं। वर्ग जाति छोड़ के सारे लोग आ रहे हैं और वहां संगम के तट पर ही नहीं, आसपास की सड़कों तक सब आए हुए, कोई नहीं पूछ रहा किस जाति का है। यही तो डर है सर, पीडीए बहा जा रहा है गंगा में। अच्छा। वो कास्ट की बात करने वाले, जाति पे लड़ाने वालों का रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रभाव हिंदू का जो ज्वार दिख रहा है प्रयागराज में, उससे आप लोगों को भयभीत हो रहे हैं कि कहां चला गया वो कास्ट की लड़ाई, कहां चला गया वो पीडीए। आप ही के मुंह से निकला, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि बगैर जाति धर्म छोड़े हुए सारे लोग आ रहे हैं जाति वर्ग के। बस यही एक हकीकत है जो अनजाने में आपके मुंह से निकल गई। मौत होगी, उनका जिम्मेदार कौन है? सुधांशु जी जरा बता दीजिए मुझे। जिसकी बहन चली गई, जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया, जिसका भाई चला गया, उसका जिम्मेदार एक सेकेंड मैं फिर आता हूं। जिम्मेदारी के लिए एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच आयोग गठित है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। मगर विवेक अनुराग शांत होना पड़ेगा। अनुराग लगातार आप बात बोल रहे हैं, विरोध करते रहे तो आपकी भावना। आपको भरपूर मैंने मौका दे दिया अनुराग, भरपूर मैंने मौका दे दिया, आपको लेट दिया लेकिन भरपूर दिया। पिछले 8 मिनट से आप ही लगातार अरे सुनिए, हरे वाले भैया, लाल टोपी वाले सुनिए, अब लाल सलाम वालों को भी मौका दीजिए बोलने का, वो भी बहुत देर से बैठे। जी ओके विवेक, लेकिन ये इंडिया अलायंस का तो सुंदर सपना टूट ही गया। जी कांग्रेस 30 विधायकों की बात कर रही है। नहीं, इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, टीएमसी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, उद्धव सेना कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। देखिए, कांग्रेस है और रहेगी, सबसे बड़ी पार्टी है, 100 सीटें हैं, उसकी एक तो इज्जत शिवसेना है। कांग्रेस को कद्दू क्यों कह रही है? साथ हैं, इंडिया अलायंस है, पहली चीज। नहीं आप सुन लीजिए एक मिनट, वो आपस में इफ एंड बट को छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली स्टेट अलग था, इसमें कुछ इमेच्योरिटी आम आदमी पार्टी की रही है। कांग्रेस को वेलकम करके उसको इन्होंने जिस तरीके से अंडरमाइन किया और उसको ये सोचा कि भाई ये इतनी सीटें नहीं ला सकते या इतने वोट नहीं काट सकते, ये मिसकैलकुलेशन है। आज भी अगर साथ नहीं रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। लोकसभा में साथ थे तो क्या कितने झंडे गाड़ लिए थे? लोकसभा में साथ थे तो कितने झंडे गाड़ लिए थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने? एक लोकसभा सीट आई थी क्या? नहीं है सर, आप ऑपोजिशन को अंडरमाइन मत करिए। मैं नहीं अंडरमाइन कर रहा सर, लोकसभा में जनता ने अंडरमाइन करा है। ये लोकसभा में जनता ने अंडरमाइन करा है और हिंदू नहीं, हिंदू कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। दुष्यंत नागर, ये सब लोग आप ही से हिस्सा क्यों लेना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैंने आंकड़े आपको बताए और मैं और भी आंकड़े बता सकता हूं कि किस प्रकार से रीजनल पार्टियां कांग्रेस पार्टी का अपना स्वार्थ सिद्धि करने के बाद में कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हैं। आपने टीएमसी का नाम लिया, अभी बाई इलेक्शन में कांग्रेस के एक विधायक जीते थे, उसको टीएमसी ज्वाइन करा ली। उसके बाद में आप कहेंगे कि हम कल को अगर दिल्ली की तरह वहां सुपड़ा साफ हो जाता है ममता जी का, तो वो भी बैठ जाएंगी यहां न्यूज चैनल में, उनके प्रवक्ता भी, कि हमको कांग्रेस ने हरा दिया। कांग्रेस की जिम्मेवारी देश के प्रति है, भारत की जनता के प्रति है, समाज के प्रति है, दबे कुचले पीड़ित वंचित के प्रति। लेकिन आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बिकाऊ कांग्रेस के विधायक होते हैं। की जिम्मेवारी क्यों होगी? ये बिकाऊ कांग्रेस, बिकते कांग्रेस के विधायक ही हैं, हमारे नहीं बिकते हैं। चिंता मत करिए, ये 2 साल से इसी भजन को गा रहे हैं, यही घंटी बजा रहे हैं, बार बार इनके प्रवक्ता बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं, मीटिंगों में भी बोलते हैं कि कांग्रेस के विधायक वहां टूट गए, यहां टूट गए। अब ये तो देखिए, इसका जवाब तो ये देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, ऋतुराजा लेकिन आज नंबर 10 सेकंड मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि प्रताप सिंह बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है वो एक बहुत गंभीर नेता है। ओके, प्रताप सिंह बाजवा गंभीर नेता है, 30 विधायक टच में है, कांग्रेस स्टैंड्स ऑन इट। ओके ऋतुराजा 10 सेकंड्स। पंजाब में दिक्कत है, अपना घर संभाल लो, अपने विधायकों को संभाल लो। पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में एक पॉपुलर सरकार है जो काम कर रही है जनता के लिए। अपने विधायकों को संभालो, दुष्यंत अपने विधायकों को संभालो। पंजाब में पॉपुलर सरकार है, विधायक दल की मीटिंग 30 मिनट में समाप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 93 विधायकों ने 30 मिनट में अपनी बात रख ली। पॉपुलर सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है। आप 2 बार के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, आपने अनेक विधायक दल की मीटिंगें अटेंड करी हैं, आपको तो पता होगा 93 विधायकों को अपनी बात रखने में कितना समय लगता है। आपको तो अनुभव है भाई, तो आप कृपया बताइए कि 30 मिनट में 93 विधायकों ने अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से व्यक्त कर दी।